नमस्कार बच्चों, आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। जानवरों के विपरीत पौधों में सामग्री के परिवहन के लिए एक परिसंचार प्रणाली नहीं होती है। जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और पोषक तत्वों को पत्तियों में कैसे पहुंचाया जाता है? ऊंचे पौधे के शीर्ष पर पानी कैसे पहुंचता है? आइए कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के पाठ जीवन प्रक्रियाओं से पौधों में परिवहन विषय में इन प्रश्नों के उत्तरों का अन्वेषण करें। जीवित जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनकी आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। पौधे हिलते नहीं हैं और कई ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं। उनके पास विशेष स्ववाहिनी ऊतक, जलवाही और पोषवाही है। जलवाही तथा पोषवाही की संरचना का स्मरण करने के लिए कक्षा 9वीं के पाठ पादप ऊतकों का अवलोकन कीजिए। पादपों में जलवाही जैसी संवाहक नालिकाएं मृदा से जल एवं खनिजों को स्थानांतरित करती हैं। पोषवाही पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को स्थानांतरित करता है। सीखने के परिणाम। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। जड़ों के पानी का परिवहन, जड़ का दबाव, वाष्पोत्सर्जन, आयनों और खनिज लवणों का स्थानांतरण, शर्करा का स्थानांतरण। खोज शब्दों: परासरण, जलवाही, पोषवाही, मूल रोम, वाष्पोत्सर्जन, जड़ का दबाव, एकजुटता, आसंजन। आइए इस अवधारणा मानचित्र में पौधों की परिवहन प्रणाली देखें। विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस, तरल पदार्थ और गैसों उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चलती हैं। परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल का विलयक अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र में चलते हैं। सक्रिय परिवहन एक प्रक्रिया है जिसमें अणुओं को सांद्रता प्रणवता के विरुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किया जाता है। पौधों में कोशिकाओं के अंदर और बाहर सामग्री का परिवहन प्रसार और सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। पौधे
मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशेषित नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिजों को अवशेषित करके प्राप्त करते हैं। जोड़ों से पत्तियों तक ऊर्जा और कच्चे माल का परिवहन छोटे पौधों में प्रसार द्वारा होता है। बड़े पेड़ों में लंबी दूरी तक परिवहन के लिए प्रसार पर्याप्त नहीं होगा। जड़ में पानी और खनिजों के अवशेषण के लिए लाखों जड़ बाल होते हैं। मूल रोम पतली दीवार वाले एपिडर्मल कोशिका विस्तार होते हैं जो अवशेषण के सहज क्षेत्र को बढ़ाते हैं। मिट्टी का पानी एक अत्यंत पतला नलक घोल है और इसकी आणविक सांद्रता जड़ के बालों में कोशिका रस की तुलना में कम है। पानी के प्रवेश से कॉर्टेक्स की तुलना में जड़ के बालों में पानी के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार पानी परासरण द्वारा मूल रोम से प्रांतस्था तक और फिर जलवाही में और तने और पत्तियों तक जाता है। मूल रोम द्वारा अवशेषित पानी दो मार्गों द्वारा जड़ परतों में गहराई तक जाता है। अपलवक पथ। अपोप्लास्टी पानी आंदोलन कोशिकाओं की दीवारों और अंतरकोशिकीय रिक्त स्थानों के माध्यम से होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के पार नहीं होता है। यह एकीकृत दल पर निर्भर करता है। संवलक पथ। इसमें पानी के अणु प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव और जीव द्रव तंतु के माध्यम से आसन्न कोशिकाओं में चले जाते हैं। यह एक धीमी गति से परिवहन है और एकाग्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। पानी का प्रवेश मूल रोम रिक्तता की सामग्री को पतला करता है। अतः जल अन्य कोशिकाओं में जाता है और अंत में जलवाही वाहिकाओं में प्रवेश करता है। बड़ी संख्या में मूल रोम और मूल कोशिकाओं की भागीदारी जलवाही वाहिकाओं में दबाव बढ़ती है और पानी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करती है। इस कुल दबाव को जड़ दबाव के रूप में जाना जाता है। इस प्रयोग से जड़ का दबाव देखा जा सकता है। नियमित रूप से पानी देने वाला पौधा ले। तने के हिस्से को जमीन से 1 सेंटीमीटर ऊपर काट ले। फिर मजबूत रबर की नली के माध्यम से एक कांच की नली जोड़िए। कांच की नली और तने का आकार बराबर होना चाहिए। नली से पानी के निकास से बचने के लिए नली और तने को कसकर बांधते समय सावधानी बरतें। अब कांच की नली में थोड़ा जल तब तक डालिए जब तक रबर नली के ऊपर जल स्तर ना दिखाई दे। नली में पानी के स्तर
M1 को चिह्नित कीजिए। बर्तन को 2 से 3 घंटे के लिए अलग रखें। फिर नली में जल स्तर M2 का निरीक्षण करें और चिह्नित करें। M2 और M1 स्तरों के बीच का अंतर जड़ दबाव के कारण तने में जल स्तर में वृद्धि का संकेत देता है। प्रस्वेदन, यह पत्तियों में रंध्र से पानी का वाष्पीकरण है। रंध्र दिन के दौरान खुले होते हैं और रात में बंद होते हैं। रंध्र का खुलना और बंद होने का निर्धारण रक्षक कोशिकाओं की कठोरता पर निर्भर करता है। रक्षक कोशिकाओं में पानी का प्रवेश उन्हें फुला हुआ बनाता है और रंध्रों के खुलने का कारण बनता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी की कमी उन्हें शिथिल बना देती है और रंध्र बंद हो जाता है। पानी पत्ते मेसोफिल कोशिकाओं से खुले रंध्रों के माध्यम से जल वाष्पित हो जाता है, जिससे जल की एकाग्रता कम हो जाती है। यह पत्ती शिराओं के जलवाही से कोशिकाओं में परासरण द्वारा अधिक पानी के प्रवेश की अनुमति देती है। पत्तियों से पानी की हानि शीर्ष पर दबाव बढ़ाता है। जलवाही से अधिक पानी को मध्योतक कोशिकाएं तक खींचती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कृषण कहा जाता है। यह जोड़ों तक फैलता है, जिससे जड़ों से पत्तियों तक पानी के निरंतर प्रवाह के लिए मिट्टी से अधिक जल अवशेषण होता है। वाष्पोत्सर्जन तापमान, प्रकाश, आर्द्रता और हवा की गति जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। आंतरिक कारकों में रंध्रों की संख्या और वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधों की जल स्थिति और चंदवा संरचना आदि शामिल है। खनिजों का उठाव, पौधे मिट्टी से खनिजों को अवशोषित करके पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। खनिज मिट्टी में अवशेषित आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं और कोशिका झिल्ली के पार नहीं जा सकते। मिट्टी में खनिजों की एकाग्रता आमतौर पर जड़ में खनिजों की एकाग्रता से कम होता है। इसलिए अधिकांश खनिज अधिचर्मक कोशिकाओं के कोशिका द्रव के माध्यम से सक्रिय अवशेषण द्वारा जड़ में प्रवेश करते हैं। इसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और फिर वाष्पोत्सर्जन पुल द्वारा सभी भागों में ले जाया जाता है। खनिज आयनों का स्थानांतरण, खनिजों को पुरानी मरती हुई पत्तियों से नए पत्तियों में पुनः संयोजित किया जाता है और पर्णपाती पौधों में देखा जा सकता है। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम आसानी से जुटाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम को
पुनः संगठित नहीं किया जा सकता। जलवाही और पोषवाही के बीच सामग्री विनिमय की छोटी मात्रा होती है। पोषवाही परिवहन पोषवाही स्रोत से डूबने वाले स्थान तक सुक्रोज को परिवहित करता है। स्रोत पत्ती है जहां भोजन को संश्लेषित किया जाता है और डूबने वाला स्थान पर हिस्सा है जिसे भोजन की आवश्यकता होती है या भोजन को संग्रहित करता है। पोषवाही चलनी नाली से बना होता है जिससे चलनी की प्लेटी होती है। कोशिकीय का द्रव्य तंतु छलनी प्लेटों में छिद्रों से गुजरता है। पोषवाही में पदार्थों की गति दिव्य दशात्मक होती है और ऊपर या नीचे की ओर हो सकती है। गति हमेशा जलवाही में केवल ऊपर या यूनिडायरेक्शनल होता है। शर्करा का स्थानांतरण पोषवाही द्वारा स्रोत से डूबने वाले स्थान का शर्कराओं के स्थानांतरण की विधि दबाव प्रवाह परिकल्पना के माध्यम से होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार ग्लूकोज को सुक्रोज में परिवर्तित किया जाता है। सुक्रोज स्थायी कोशिकाओं में चलता है, फिर सक्रिय परिवहन द्वारा चलनी नली कोशिकाओं में जाता है। यह पोषवाही में अतिपरासित स्थिति पैदा करता है और जलवाही से पानी परासरण द्वारा पोषवाही में चला जाता है। बढ़े हुए परासरणी दबाव के कारण पोषवाही रस कम दबाव वाले क्षेत्रों में चला जाता है। सक्रिय परिवहन द्वारा सुक्रोज कोशिकाओं में चला जाता है जहां इसका उपयोग या भंडारण किया जाता है। पोषवाही की चलनी नालिकाएं बेहद छोटी होती हैं और जीव विज्ञानों ने एफिड्स की मदद से पौधों में खाद्य परिवहन के बारे में अध्ययन किया। एफिड्स युवा तनों के चारों ओर इकट्ठे होते हैं और पौधे के रस पर खाते हैं। वे एक लंबे सुई जैसे अंग के साथ पैदा होते हैं, ऊतकों को छेड़ते हैं जिसे शुंड कहा जाता है। जब एक तने पर खिलने वाला एफिड को मार दिया जाता है और तने को सावधानी से काट दिया जाता है तो शुंड केवल एक पोषवाही चलनी नाली तक ही पहुंचता है। यह पाया गया है कि क्योंकि पोषवाही चलनी नाली की सामग्री हल्के दबाव में होती है और द्रव धीरे धीरे शुंड के कटे हुए सिरे से बूंदों के रूप में निकलता है। द्रव में शर्करा और अमीनो अम्ल होते हैं। एक अन्य प्रयोग में लकड़ी को उजागर करने के लिए एक शूट से छाल की एक अंगूठी को हटा दिया गया जाता है। फोलेम सहित सभी ऊतकों को केंद्र से बाहर की ओर हटा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कटे गए वलय के ऊपर और नीचे के ऊतकों का विश्लेषण किया जाता है।
यह दिखाया गया था कि भोजन काट के ऊपर जमा हुआ था, लेकिन नीचे नहीं। इसे कुछ और समय के लिए छोड़ दिया गया था। तने के ऊपर वलय मोटाई में वृद्धि हुई है, लेकिन वलय के नीचे कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो तने के चारों ओर पोषवाही को कोई भी नुकसान भोजन को जड़ों तक जाने से रोक देगा और पड़े अंतः पर मर जाएगा। जोड़ों से पौधों के विभिन्न भागों में पानी और खनिजों की ऊपर की ओर गति को रस का आरोहण कहा जाता है। रस की चढ़ाई में कई कारक भूमिका निभाते हैं। एक, जड़ का दबाव मूल रोम से तने के आधार तक पानी की गति के लिए जिम्मेदार होता है। 2, कोशिका क्रिया जैसी भौतिक बालों द्वारा तने में पानी एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाता है। 3, जल के अणु जलवाही में एक निरंतर स्तंभ बनाते हैं, क्योंकि वे अभिसरण और संयोजन बालों के कारण एक दूसरे से जुड़ रहते हैं। जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल को संयोजन कहा जाता है। पानी के अणुओं और जलवाही कोशिकाओं के बीच आकर्षण बल असंयोजन के कारण होता है। याद रखने योग्य बातें: जलवाही और पोषवाही समवाहिनी ऊतक हैं, जो पौधों के सभी भागों में पानी, खनिज और शर्करा का परिवहन करते हैं। जब दबाव जलवाही वाहिकाओं में पानी के प्रवेश को संभव बनाता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में रंध्र के माध्यम से पौधों में पानी का वाष्पीकरण करता है। पोषवाही दबाव प्रभाव तंत्र द्वारा शर्करा पदार्थों को स्थानांतरित करता है। जलवाही जड़ दबाव कोशिका क्रिया, समांजस्य और अणुओं के आसंजन जैसे बलों का उपयोग करके पानी और खनिजों को स्थानांतरित करता है।